अस्सलाम वालेकुम। आज हम दुनिया के एक ऐसे खूबसूरत मुल्क की सैर करेंगे जिसका एक शहर दो बराए आज़मों यूरोप और एशिया में वाक़या है। आखिर हर साल लाखों लोग इस मुल्क की तरफ क्यों खींचे चले आते हैं? ये वो सरजमीन है जहाँ से दुनिया की ताकतवर सल्तनत उस्मानिया का आगाज़ हुआ। जी हाँ, आज हम तुर्की की सैर करेंगे। लेकिन क्या पाकिस्तान और इंडिया के लोग वहाँ जाकर जॉब कर सकते हैं? इन सब सवालों के जवाब जानने के लिए चलते हैं तुर्की के एक दिलचस्प सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ तुर्की है। साल 2022 में यहाँ की गवर्नमेंट ने इंटरनेशनल लेवल पर भी तुर्की की जगह तुर्किया नाम इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तुर्की की सरहदें 8 मुल्कों से मिलती हैं। मशरिक में आर्मेनिया, अज़रबैजान और ईरान, जनूब मशरिक में इराक और सीरिया, और मगरिब की जानिब ग्रीक और बुल्गारिया वाक़या हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इस्तांबुल तुर्की का कैपिटल है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल मुख्तलिफ है। तुर्की का असल कैपिटल अंकारा है, जो मुल्क का सियासी और इंतज़ामी मरकज़ माना जाता है, जबकि इस्तांबुल तुर्की का सबसे बड़ा शहर है और यही मुल्क का मुआशी, तजारती और टूरिज़्म हब भी माना जाता है। अब बात करते हैं उस अहम सवाल की जिसका शायद बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। क्या तुर्की में पाकिस्तानी और इंडियंस जॉब कर सकते हैं? तुर्की में मिनिमम वेजेस तकरीबन 17,000 तुर्किश ले रहा है। अगर कोई आम लेबर या होटलिंग का काम करता है तो वो भी माहाना अच्छी खासी इनकम कमा सकता है। लेकिन अगर आपके पास आईटी, ग्राफिक डिज़ाइन, टूरिज़्म या एक्सपोर्ट की स्किल है तो आपकी अर्निंग इससे भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। पिछले कुछ सालों से तुर्की में महंगाई बढ़ गई है और ख़ास तौर पर इस्तांबुल जैसे बड़े शहरों में रहना पहले के मुकाबले में ज़्यादा महंगा हो चुका है। अगर आप तुर्की जाना चाहते हैं तो पाकिस्तानी और इंडियन शहरियों के लिए टूरिस्ट वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों का ऑप्शन मौजूद होता है, लेकिन इनके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और बैंक स्टेटमेंट ज़रूरी होती है। 7,83,000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ ये मुल्क यूरोप और एशिया के दरमियान एक पुल का काम करता है। तुर्की को सबसे ख़ास बनाने वाली चीज़ है आबनाई बोस्फोरस, यानी बोस्फोरस स्ट्रेट। ये एक ऐसा समंदरी रास्ता है जो यूरोप और एशिया को अलग भी करता है और जोड़ता भी है। इसी वजह से तुर्की की जियोग्राफिकल लोकेशन दुनिया में बहुत अहमियत रखती है। इसके किनारे पर तारीखी महल्लात, शानदार मसाजिद और खूबसूरत पुल मौजूद हैं जो ख़ास तौर पर रात के वक्त देखने के लायक होते हैं। इस्तांबुल में तुर्की का सबसे फेमस ग्रैंड बाज़ार भी मौजूद है, जिसकी तारीख कई साल पुरानी है। इस बाज़ार की तमीर 15वीं सदी में सल्तनत उस्मानिया के दौर में हुई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी तारीखी मार्केट में से एक है, जहां आज भी हज़ारों दुकानों में सदियों पुरानी तिजारत और रवायत ज़िंदा नज़र आती है। बड़े शहरों जैसे इस्तांबुल में लोग मॉडर्न यूरोपियन फैशन फॉलो करते हैं। छोटे शहरों में ज़्यादा ट्रेडिशनल स्टाइल भी नज़र आता है। शाम को कैफ़े, पार्क और मार्केट्स में वक्त गुजारना आम बात है। तुर्किश लोग आमतौर पर मेहमान नवाजी के लिए बहुत मशहूर हैं। मेहमान को चाय या खाना ऑफ़र करना उनकी कल्चर का हिस्सा है। तुर्की एक सेकुलर स्टेट है, लेकिन अक्सरियत आबादी मुसलमानों की है। लोगों के लाइफस्टाइल में मॉडर्न और इस्लामिक दोनों असरात नज़र आ सकते हैं। तुर्की का यह हसीन सफ़र यहाँ के लाजवाब और ज़ायकेदार खानों के बगैर बिल्कुल अधूरा है। तुर्की खाने पूरी दुनिया में अपने खसूसी मसालों और अनोखे अंदाज की वजह से मशहूर हैं। सबसे पहले डोनर कबाब और शीश कबाब का नाम आता है, जो दोनों तुर्की की सबसे मशहूर पहचानों में से एक है। इसके बाद आता है पाइड, जिसे तुर्किश पिज़्ज़ा भी कहा जाता है, और फिर मांती, जो अपने लाजवाब जायके की वजह से बहुत पसंद की जाती है। अगर मीठे की बात करें तो बकलावा का जायका ऐसा है जो एक बार चखने के बाद भूलना मुश्किल होता है। और हाँ, तुर्की की सड़कों पर तुर्किश आइसक्रीम वालों का मज़ेदार अंदाज हर टूरिस्ट के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। और जब तक आप एक गर्म कप ट्रेडिशनल तुर्किश चाय का लुत्फ़ न उठाएं, तब तक तुर्की का सफ़र मुकम्मल नहीं होता। तुर्की सिर्फ एक खूबसूरत टूरिस्ट डेस्टिनेशन ही नहीं, बल्कि इस्लामी तरीक़ का भी एक बहुत अहम मरकज़ है। आपको ये जानकर हैरत होगी कि इस्तांबुल में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अजीम सहाबी हज़रत अबू अयूब अंसारी का मज़ार अक़दस भी मौजूद है। इस मकाम को अयूब सुल्तान के नाम से भी जाना जाता है। जब सुल्तान महमद फ़ातिह ने इस्तांबुल को फ़तह किया तो उन्होंने इस मुबारक मकाम को दरियाफ़्त किया और यहाँ पर एक शानदार मस्जिद बनवाई। इसके अलावा शानली उर्फ़ा में हज़रत अयूब से मंसूब एक मुक़द्दस मकाम भी मौजूद है, जहाँ रवायत के मुताबिक उन्होंने लंबी आजमाइश के बाद शफा भी पाई थी। अगर हम रूहानियत की बात करें तो कोनिया में अजीम सूफ़ी और शायर मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार है। उनकी तालीमात आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों को मुतासर करती है।
اور جب ہم استنبول کی تاریخی مساجد کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلے نام آتا ہے آیا صوفیہ کا۔ یہ عظیم عمارت صدیوں تک گرجا گھر رہی، لیکن 1453 میں جب سلطان محمد فاتح نے استنبول کو فتح کیا تو انہوں نے اسے ایک شاندار مسجد میں تبدیل کر دیا۔ اس کے بعد ایک ایسا دور بھی آیا جب اسے میوزیم بنا دیا گیا، لیکن کچھ سال پہلے اسے دوبارہ باقاعدہ نماز کے لیے کھول دیا گیا۔ آج بھی اس کی عظیم و شان گنبد اور خوبصورت نقاشی دنیا بھر کے سیاحوں کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ سوگت ایک چھوٹا سا تاریخی شہر جہاں 13ویں صدی کے آخر میں عثمان غازی نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس وقت شاید کسی نے بھی یہ نہیں سوچا ہوگا کہ ایک چھوٹی سی ریاست ایک دن 3 برائے اعظموں پر پھیلے گی، دنیا کی سب سے طاقتور سلطنتوں میں ایک بن جائے گی۔ سوگت کے بعد عثمانی سلطانوں نے برسا کو اپنا پہلا کیپٹل بنایا۔ برسا کو گرین سٹی بھی کہا جاتا ہے۔ یہ شہر آج بھی اپنی پرانی مساجد، تاریخی بازاروں اور حسین پہاڑوں کی وجہ سے مشہور ہے۔ 24 جولائی 1923 ترکی کی تاریخ کا ایک اہم دن تھا۔ معاہدہ لوزان یعنی کہ ٹریٹی آف لوزان کے بعد جدید ترکی کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کیا گیا۔ آج کا ترکی اپنے بہترین انفراسٹرکچر، مضبوط اکانومی اور بے مثال ٹورزم کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ استنبول کا تاریخی مقامات سے لے کر کیپاڈوکیا کے مشہور ہاٹ ایئر بلونز تک اور اناطولیہ کے حسین سمندری ساحلوں تک، ترکی ہر سال کروڑوں سیاحوں کو اپنی طرف کھینچ لاتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھا ترکی کا ایک بے مثال سفر۔ ہم نے جانا اس کی تاریخ، خوبصورتی، ذائقے دار کھانے، اسلامی ورثہ اور دلچسپ مقامات کے بارے میں۔ اب آپ بتائیں کہ ترکی کی کون سی بات نے آپ کو سب سے زیادہ متاثر کیا؟ اپنی رائے کمنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔